हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आर डी शर्मा की जो सीरीज़ है उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस। आपको पता है कि आर डी शर्मा की जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो एग्जांपल्स में से हो या एक्सरसाइज में से हो, कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ यहाँ पर कर रहे हैं ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो सके। इसके अलावा एम एल अग्रवाल, एम एल भार्गव, सी बी एस ई हैंडबुक, ये सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हमारे चैनल पर। ठीक है, आप उसमें सीधा बस प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के ऊपर, तो आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट इजीली दिख जाएगी। तो आप जाएंगे, जैसे एक बार मैं आपको दिखा दूं, जो बच्चे पहली बार आए हैं या ज़्यादा उन्हें नहीं पता है, तो वो आप सीधा आप क्या करो, प्लेलिस्ट पर आप जाओ। ठीक है, ये गॉड क्लासेस आप सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल जो है, ये तो वो आ जाएगा। तो गॉड क्लासेस जैसे आप सर्च करेंगे तो ये चैनल आपको हमारा दिख जाएगा, और इसमें आप प्लेलिस्ट पे जाना, और इस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी प्लेलिस्ट हैं सारी की सारी, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको हर तरह का कंटेंट हम अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। देखिए, ये एम एल भार्गव की प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको एम एल अग्रवाल की जो हमारी मेन प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर लगभग 200 से ऊपर वीडियोस हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। 220 वीडियो हैं इसके अंदर, एम एल अग्रवाल प्लस पी वाई क्यूज़, केस स्टडीज़, एस एस एन रीजन, इंपोर्टेंट एम सी क्यूज़, सब कुछ आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको सी बी एस ई हैंडबुक अगर आप कर रहे हैं तो उसके भी सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो आपको हर तरह का कंटेंट प्रोवाइड हम कर रहे हैं। बस आप लोगों से इतना ही है कि आप चैनल को जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, और वीडियोस को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ न्यूमेरिकल इनइक्वलिटी है में है, ये पहली यूनिट का ही पार्ट है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा नंबर का नहीं आता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 5x-3 लेस देन 3x+1 व्हेन, आपको तीन कंडीशन दे रखे हैं। इस तरह का क्वेश्चन इस बार के जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उसमें इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5x-3 और लेस देन 3x+1, इसको आप पहले नॉर्मली सॉल्व करो जैसे आप सॉल्व करते हो एक इनइक्वलिटीज़ को। बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। बेसिक्स अगर आपको समझने हैं तो फिर आप जो रेगुलर प्लेलिस्ट है हमारी एम एल अग्रवाल की, वहाँ पर आप जा सकते हो, तो उससे सारे बेसिक्स आप क्लियर कर सकते हो। तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। 3 को हम इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, और -3 को उधर ले जाएंगे, +3 हो गया। यहाँ से आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा 4, और x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 2। अब यहाँ पर जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के हिसाब से हम चलेंगे। जब ये कहता है कि x एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर में अनलिमिटेड नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं, आप फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक, तो इसमें जब रियल नंबर में आप जब भी लिखोगे आंसर को, हमेशा आपको ब्रैकेट्स में लिखना है, इंटरवल्स में लिखना है। तो जब ये कह रहा है कि लेस देन टू मतलब लेस कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो -इन्फिनिटी से लेकर 2। अब 2 की तरफ देखो, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल लगाओ, अगर इक्वल्स टू का साइन होता तो क्लोज इंटरवल लगाते, लेकिन इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन ही रहेगा। सेकंड पार्ट में कहता है कि इंटीजर्स बताओ। तो 2 से छोटे जितने इंटीजर्स हैं, तो 2 से छोटा इंटीजर 1 आता है, 0 आता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। माइनस में कहाँ तक नहीं पता जी, डॉट 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 करके छोड़ दो, क्योंकि इंटीजर्स में हमें ये पता है 1 के बाद 0 ही आता है, 0 के बाद -1 आता है, तो इसमें आप इस तरह से नंबर से डिनोट करेंगे। लेकिन रियल नंबर में आप फाइंड नहीं कर सकते कि 2 से छोटा कौन सा नंबर है, इसलिए उसको ब्रैकेट्स के अंदर आपको हमेशा लिखना है। थर्ड में कहता है कि नेचुरल नंबर, तो 2 से छोटे नेचुरल नंबर अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा सिर्फ आपके पास 1। अगर होल नंबर भी पूछा होता तो होल नंबर में 0 और आ जाता बस। तो इस तरह से जो कंडीशंस आपको दे रखी है उन कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर चलना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कहता है कि सॉल्व दिस। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। x-2 लेस देन इक्वल्स टू 5x+8 डिवाइडेड बाय 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, 3x-6 5x+8, फिर 5x को इधर लाएंगे, 3x-5x 8+6, तो ये हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा 14। अब x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा -x लेस देन इक्वल्स टू 7। लेकिन x की तरफ कभी भी माइनस का साइन नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो उस माइनस को वहाँ से हटाना है। और इनइक्वलिटी में जब भी माइनस को आप हटाते हो या कॉमन लेते हो तो हमेशा इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है।
और माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -7 आ गई। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में कहता है 6x - 5 डिवाइडेड बाय 4x + 1 लेस देन 0। अब इस क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना कि सीधा इसको ले जाके यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस पर क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसमें हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर x की टर्म्स में आपको डिनोमिनेटर दे रखा है, मतलब फंक्शन दे रखा है एक। ठीक है, वेरिएबल्स आपको साथ में दे रखे हैं। अगर कांस्टेंट वैल्यू कोई है, जैसे यहाँ पर ये कांस्टेंट था, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर फंक्शन होगा तो ऐसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको 0 के बराबर नहीं करना है। ऐसे केसेस में आपको जो दोनों फंक्शंस हैं उनको यूज़ करके वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो हम 6x - 5 को 0 पुट कर दें, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 5/6। फिर इसको 0 पुट करो और यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो आएगी -1/4। तो आपके पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो पूरी नंबर लाइन को इन दोनों पॉइंट की हेल्प से आप डिवाइड कर दो। -∞ से पहले -1/4 ले लेते हैं, फिर 1/6 ले लेते हैं और फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन आपका लेस देन 0 वैल्यू देता है, वही इंटरवल आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं 5/6 से इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू लेता हूँ तो इसके बीच में वैल्यू आ जाएगी 1 भी आ जाएगी, क्योंकि 5/6 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 ले लो आप, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी वैल्यू लो, लेकिन इस इंटरवल के बीच में लो। उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करें, जैसे सपोज मैंने 3 ले ली, तो 3 को अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो 3 6 18 -5 और नीचे आएगा 3 4 12 + 1 3, 12 + 1 30। चलो जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, लेकिन वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आएगी। तो इस इंटरवल में वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। अगर हम इस इंटरवल की बात करें, -1/4 से 5/6, इसके बीच में एक वैल्यू ले लेते हैं, 0 इसके बीच में आ रहा है। तो 0 अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो ऊपर आएगा 0 - 5, तो -5 हो गया, नीचे पॉजिटिव आएगा। तो माइनस ऊपर है, नीचे पॉजिटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव आंसर आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव हुआ। -∞ से -1/4, इसके बीच में हम ले लेते हैं -1। तो -1 अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ, -6 -5 -11 ऊपर हो गया, नीचे -3 हो गया। तो माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आएगी प्लस, तो पॉजिटिव। जैसे आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते हो वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप वेवी कर्व मेथड लगाना चाहो आप वो भी लगा सकते हो। उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करो। तो पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट साइन चेंज करो, नेगेटिव फिर पॉजिटिव। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये दोनों मेथड आपको मैंने रेगुलर प्लेलिस्ट के उसके अंदर अच्छे से समझा रखे हैं। ठीक है, जिसको नहीं आता तो वो उसको जाके एक बार अच्छे से देख लो। अब यहाँ पर हमें चाहिए था लेस देन 0, तो लेस देन 0 यहाँ पर आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है। x बिलोंग्स टू -1/4 to 5/6। अब ये सारी थ्योरी, सारी कहानी आपको नहीं लिखनी, जितना मैंने लिखा ना इतना आप लिख दोगे इनफ है। नंबर लाइन जरूर शो कर देना, उस पर कहाँ पर नेगेटिव है कहाँ पर पॉजिटिव है ये आप जरूर शो कर देना, इतना इनफ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आ गया आपके पास 3/x - 2 लेस देन 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर में x - 2 है, तो इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं लेके जा सकते। तो इस 1 को इधर लाओ, ये -1 हो गया, इसका एलसीएम लो, 3 - x + 2, 3 + 2 5 - x और x - 2। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, दो फंक्शन हो गए, यहाँ पर 0 पुट करोगे क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो 5 आएगी वैल्यू, यहाँ पर 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। तो आपके पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, एक 2 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो आपको नेगेटिव से स्टार्ट करना है। नेगेटिव के बाद साइन चेंज कर देना है, प्लस फिर माइनस। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव यहाँ पर आपके पास इन दोनों में होगा, यानी -∞ से 2 और 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका सेकंड पार्ट और था ना, सेकंड पार्ट में भी आपको सेम ऐसे ही करना है। पहले इस 2 को आप इधर लाएंगे,
फिर यहाँ पर वो एलसीएम लेंगे, -8 + 2x, 5 और 2 7, तो यहाँ से 880 हो जाएगा। तो अब यहाँ से ऊपर 7x को अगर आप 0 पुट करके x की वैल्यू निकालोगे तो 0 आएगी, और नीचे से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो दो क्रिटिकल पॉइंट बन गए, 0 और 4। अब देखो यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पर भी आपको देखो <0 ही चाहिए था, <0 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, तो -∞ से 0 यूनियन 4 to ∞। तो साइन के अकॉर्डिंग आपको चलना है कि कौन सा आपको इंटरवल लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वर्ड प्रॉब्लम है। IQ ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाय द फार्मूला दिस। किसी पर्सन का जो IQ होता है उसका लिए हमारे पास ये एक फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से आप IQ निकाल सकते हो। MA का मतलब है यहाँ पर मेंटल एज, ठीक है। मेंटल एज का मतलब कि जो हमारी मानसिक उम्र आप कह सकते हो, हमारा जो दिमाग है वो कितना परिपक्व हुआ है, कितना नहीं हुआ है। एंड CA इज़ द क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है कि जो हमारे बर्थ के अकॉर्डिंग जो हमारी एज है उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। अब कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का अगर IQ 80 से 140 के बीच में है, ठीक है, और उसकी जो उम्र है वो 12 साल है, तो उसकी मेंटल एज हो उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। यानी 12 साल के जो उम्र का बच्चा है उसकी मेंटल एज कितनी होगी अगर उसका IQ इतना है। तो IQ की रेंज आपको दे रखी है 80 से 140 के बीच में। तो ये जो IQ है ना, इसका फार्मूला आप यहां पर प्लेस कर दो, MA अपॉन में CA इनटू में 100। अब इसमें से CA आपको दे रखा है 12, अब यहाँ MA की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये 12/100 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 12/100, ठीक है। इधर खाली MA रह जाएगा, इधर भी दोनों तरफ करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ये नहीं कि एक तरफ का आपने कर दिया काम चल जाएगा, ठीक है। 1 0 कैंसिल, 12 8 96, तो 9.6 आ जाएगा। ये यहाँ से आ जाएगा, ये कैंसिल, 12 चौक 48, 12 और 4 16। तो यानी एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल है और उसका IQ अगर इतना है तो उसकी जो मेंटल एज है वो इसके बीच में होनी चाहिए। इससे कम होगी तो फिर क्या कहेंगे हम उसे, ठीक है। इससे ज़्यादा होगी तो भैया एक्स्ट्रा जीनियस है। तो इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है। नेक्स्ट में कहता है कि मैन वांट्स टू कट द 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। एक आपके पास बोर्ड है पूरा 91 सेंटीमीटर का, उसमें से हमें उसके 3 पार्ट्स करने हैं, ठीक है। 3 पीसेस हमें चाहिए। द सेकेंड लेंथ इज 2/3 सेंटीमीटर। द सेकेंड लेंथ इज 2, यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है। द सेकेंड लेंथ इज 2B3 सेंटीमीटर। ये 2 वाला 2 नहीं है, ये TO वाला 2 है, ठीक है जी। जो सेकेंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लंबी होगी शॉर्टेस्ट वाली से। तो शॉर्टेस्ट जो है ना उसको मान लो x, लेट शॉर्टेस्ट साइड भी x सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो सेकेंड वाली है, तो सेकेंड वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी इससे कितने, 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट वाली से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा। एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। और जो थर्ड वाली हमारी लेंथ होगी इसकी लेंथ हो जाएगी छोटे वाले से डबल। What are the possible length of the shortest board if third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than the second। ठीक है, ये वाली कंडीशन बाद में यूज़ करते हैं। पहले हमारे पास कहा कि इसने एक बोर्ड है, उसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर है, उसको हमें तीन पीसेज में काटना है। जब हम उसको 3 पीसेज में काटेंगे तो उन तीनों पीसों की लेंथ टोटल मिलाकर 91 सेंटीमीटर हो सकती है या उससे कम हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कि वो 3 पीस हम थोड़े कम काट लें, जरूर नहीं कि पूरा ही हमें काटें। तो डिपेंड करेगा कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है। हाँ, लेकिन ये कंफर्म है कि इन तीनों का जो टोटल सम करेंगे उसकी लेंथ 91 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, कम हो सकती है या बराबर हो सकती है। तो यानी इन तीनों का अगर आप सम करेंगे,
इन तीनों का सम करेंगे तो इसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर या उससे कम होगी। तो 2 और 2 4 x, 3 को उधर ले जाओ तो x आ जाएगा आपके पास 22। यानी x जो है वो 22 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकता। एक कंडीशन तो ये आ गई हमारे पास। अब दूसरी में कहता है कि यहाँ पर पूछ रहा बता द पॉसिबल लेंथ फॉर द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। जो थर्ड वाला पीस है यानी 2x, एटलीस्ट के लिए ये सिंबल लगाएंगे, और ये सेकेंड वाले पीस से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। सेकेंड पीस ये हो गया, इससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट एट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो यहाँ से इस x को इधर लाएंगे और ये आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू 8 या उससे ज़्यादा हो सकती है और 22 या उससे कम हो सकती है। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट is 8 to 25। ठीक है, यहाँ पर दिखा देना इन सेंटीमीटर। यूनिट आपको ज़रूर लिखनी है हर क्वेश्चन में, कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो यूनिट अगर वहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो उसको आपको ज़रूर लिखना चाहिए। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव भी होना चाहिए, इवन भी होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर भी होने चाहिए, एंड बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, और उन दोनों की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो जब भी इवन या ऑड वाला ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आप क्या करेंगे, लेट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स भी, एक इंटीजर आप x लेंगे, दूसरा लेंगे x + 2, चाहे इवन में हो चाहे ऑड में हो। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों की जो लेंथ है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो x ग्रेटर देन 5 और x + 2 ग्रेटर देन 5। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ग्रेटर देन 3 हो गई। लेकिन इन दोनों से अगर हम कंक्लूजन देखें, तो x 5 से बड़ा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने x की वैल्यू ले ली, जैसे मान लो 4 ले ली, तो 4 5 से छोटा हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि जो दोनों लेंथ है वो 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो कम से कम 6 से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि इवन इंटीजर है। तो 5 से बड़ा जो इवन इंटीजर है वो 6 अगर लेते हो तो आप इसको भी सेटिस्फाई करेगा, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो एक तो कंक्लूजन हमारे पास ये आ गया। अब कहाँ तक हम ले सकते हैं, उसके लिए कह रहा है कि सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। अगर आप इन दोनों का सम करोगे, दोनों इंटीजर का सम करोगे, तो इसकी वैल्यू लेस देन 23 होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा 2x लेस देन 21 और x की वैल्यू आएगी लेस देन 10.5। ठीक है, अब लेस देन 10.5 मतलब इन दोनों को अगर हम लेके चलें फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो पेयर ऑफ इंटीजर्स क्या बनेंगे, पेयर ऑफ इवन इंटीजर्स। सबसे पहले अगर हमने मान लो लिया 6, तो 6 के साथ पेयर करेगा 8। एक पेयर ही बन सकता है 6 और 8 का। अगर हमने पहला इंटीजर लिया 8 तो दूसरा हो जाएगा 10, तो ये भी ठीक है। अगर हमने पहला लिया 10 तो दूसरा ले लेंगे 12, तो ये भी ठीक है। ठीक है, आपको ये देखना है, यहाँ पर ये मत देखना कि x की वैल्यू लेस देन 10.5 है तो सर ये 12 क्यों ले लिया। तो ये भैया x की वैल्यू है, x कौन सा है, हमारे पहले वाला ही x है, ये x है, तो हमें इसको देखना है। ठीक है, x की वैल्यू ये देखनी है, और वैसे टोटल आप करके देखोगे इन सबका टोटल 23 से कम ही आएगा। तो इससे जितने भी पेयर बन सकते होंगे सारे के सारे पेयर आपको लिखने छोड़ दोगे तो नंबर भी छूट जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन द 5 पेपर्स। ग्रेड अगर ए लेना है तो 5 पेपर्स के अंदर कम से कम 90 मार्क्स उसके चाहिए, एवरेज जो है 90 मार्क्स की चाहिए आउट ऑफ 100। इफ शिखर स्कोर्ड 87, 95, 92, 94 मार्क्स इन द फर्स्ट 4 पेपर, फाइंड द मिनिमम मार्क्स दैट शी मस्ट ऑब्टेन इन द लास्ट पेपर टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। तो जो लास्ट वाला पेपर होगा, पहले 4 पेपर दे दिया, बचा फाइनल, तो फाइनल में कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि उसको ग्रेड ए मिल सके। तो इसमें मान लेते हैं कि जो 5वां जो पेपर वो देने जा रही है तो उसमें उसको x मार्क्स मिलते हैं। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए जितने भी पेपर आप दे रहे हो उनका टोटल करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेपर कर दो। तो यहाँ पर देखो पेपर हम कितने दे रहे हैं, 87, पहले पेपर में 87 है, दूसरे में 95 है, तीसरे में 92 है, फिर 94 है, तो चौथे पेपर में हम 5वें में मान लेते हैं कि x मार्क्स है।
और इनकी जो एवरेज चाहिए हमें उसके लिए 5 से डिवाइड कर देते हैं। अब ग्रेड अगर ए लेना है तो ये जो एवरेज है वो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 90 मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, 90 और मोर, मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये इक्वल्स टू 90 भी हो सकती है और ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 90 भी हो सकती है। अब यहाँ से इस x की वैल्यू निकाल दो, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, इन सबको ऐड करो, 7 5 12, 12 और 6 18, बचा 1, 9 चौक 36, ये आ जाएगा 9 पंजे 45, इसको उधर लेके जाओ माइनस कर दो, 450 माइनस 368, तो ये आ जाएगा आपके पास 8, 6 में से 5 गए 1, उल्टा कर दिया, 10 में से 8 गए 2, 14 में से 6 गए 8, तो कम से कम 82 मार्क्स उसको चाहिए ताकि उसको ए ग्रेड मिल सके इन पांचों पेपर को देने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग ए 2% बोरिक एसिड। ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 8% बोरिक एसिड है। ठीक है, देख इसको थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी में ये क्वेश्चन आपको हर बुक में मिल जाएगा, एम एल भार्गव करोगे, एम एल अग्रवाल करोगे, CBSE एंड बुक में नहीं है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है बस, बाकी चीज़ें इसमें आसान है। अभी कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास जिसके अंदर 8% बोरिक एसिड है, is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. अब जो रिजल्टिंग मिक्सचर आएगा उसके अंदर 4% से ज़्यादा और 6% से कम बोरिक एसिड हुआ। इफ़ देयर आर 640 लीटर्स ऑफ द 8% सॉल्यूशन, हमारे पास क्या है अभी 640 लीटर्स सॉल्यूशन है एक। ठीक है, 640 लीटर सॉल्यूशन है जिसके अंदर 8% बोरिक एसिड है। हमें इसके अंदर कुछ ऐड करना है और ऐसा सॉल्यूशन ऐड करना है जिसके अंदर 2% बोरिक एसिड है। तो हमने मान लो इसके अंदर ये x लीटर ऐड कर दिया जिसके अंदर 2% बोरिक एसिड है। अब ये होने के बाद जो हमारा मिक्सर बनेगा, ठीक है, ये होने के बाद जो हमारा मिक्सर बनेगा, ये मान लो हमारा मिक्सर बन गया। अब इस मिक्सर में तो ये सारा कुछ मिक्स हो गया ना, मिक्सर में जो टोटल आपके पास क्वांटिटी आ गई वो ये आ गई। अब इसके अंदर कह रहा है कि जो बोरिक एसिड है वो 4% से ज़्यादा या 6% से कम होना चाहिए, तो हमें ये कितना मिलाना चाहिए इसमें। ठीक है, ग्रेटर देन 4%, ग्रेटर देन ये खाली, और लेस देन है 6% बोरिक एसिड। अब यहाँ से दो कंडीशन हमारे पास बन रही है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दो कंडीशन बन गई कि हमारे पास 640 लीटर सॉल्यूशन था, ठीक है, जिसके अंदर 8% बोरिक एसिड है, उसके अंदर हमने x लीटर सॉल्यूशन मिलाया जिसके अंदर 2% बोरिक एसिड हुआ, और ऐसा करने पर जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी बनी 640 प्लस x, इसके अंदर 4% से ज़्यादा बोरिक एसिड होगा। यहाँ पर अब जो क्वांटिटी आ रही है वो कह रहा है कि इसके 4% से ज़्यादा होगी, या फिर इस टोटल सॉल्यूशन में बोरिक एसिड की जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी होगी इसके 6% से ज़्यादा होगी। तो ये दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है, चाहे इनको अलग अलग सॉल्व करो या इनको इकट्ठा करके सॉल्व करो, बेटर है कि आप इसको अलग अलग ही सॉल्व कर लो। देखो पहले वाली को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखो परसेंटेज तीनों में कॉमन है, निकाल दो, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कर दो। तो यहाँ रह गया आपके पास 4, यहाँ x, यहाँ रह जाएगा 2। इसको सॉल्व करते हैं, 4 चौक 16, 4 छक 24 और 1 25, 2 चौक 8, 2 छक 12, इसको इधर लाओगे -x, इसको उधर ले जाके माइनस करोगे 0, 16 में से 8 गए 8, और बचा यहाँ पर 4 में से 2 गए 2 और 1, माइनस का साइन आएगा, माइनस आप हटाओगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी लेस देन 1280, यानी कम से इससे कम आपको सॉल्यूशन इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब दूसरी जो कंडीशन है उसको यूज़ करो ऐसे ही। तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल दो, इधर आ जाएगा 3,
तो इसको तो सॉल्व करके ये बनेगा 2560 प्लस एक्स, 3 चौक 12, 3 छक 18, 19। अब इसको इधर लाओगे -2x, फिर माइनस करो, 6 में से 2 गए 4, 15 में से 9 गए 6, माइनस को हटाओगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 320। यानी x की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि इतने लीटर से ज़्यादा और इतने लीटर से कम इसके अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा ताकि जो आंसर आपको चाहिए वो बन जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें कहता है द वाटर एसिडिटी इन ए पूल इज कंसिडर्ड नॉर्मल व्हेन द एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट इज बिटवीन दिस एंड दिस। ये कह रहा है कि अगर वाटर एसिडिटी हमें चेक करनी है एक पूल के अंदर, तो उसमें दिन में 3 बार मेजरमेंट ली जाती है। अब वो 3 बार मेजरमेंट लेने के बाद जो उसकी एवरेज होती है वो 7.2 से 7.8 के बीच में अगर आती है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इसका पीएच लेवल है वो ठीक है। ठीक है, इफ़ द फर्स्ट 2 पीएच रीडिंग आर 7.48 एंड 7.85, अगर पहली 2 रीडिंग हमारी ये आ गई, फाइंड द रेंज ऑफ द पीएच वैल्यू फॉर द थर्ड रीडिंग दैट विल रिजल्ट इन द एसिडिटी लेवल बीइंग नॉर्मल। तो जो तीसरा हमारा मेजरमेंट होगा वो कितना होना चाहिए जिससे एसिडिटी लेवल जो है पानी के अंदर वो बैलेंस रहे, ठीक है, एवरेज में रहे। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास आपको जो उसने टोटल रेंज आपको दे रखी थी कि ये नॉर्मल तब माना जाएगा जब इसकी पीएच रीडिंग 7.2 से 7.8 के बीच में हो। तो 7.2 से 7.8 के बीच में इसकी एवरेज रीडिंग होनी चाहिए। अब एवरेज निकालने के लिए हमारे पास पहली 2 रीडिंग तो ये है, तीसरी रीडिंग हमें पता नहीं। तो जैसे मार्क्स वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही आपको ये करना है, ठीक है। जो रीडिंग आएगी वो इसके बीच में होनी चाहिए। अब एवरेज निकालोगे 7.48 प्लस 7.85 और जो तीसरी रीडिंग है उसको मान लेते हैं x और डिवाइडेड बाय एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपके पास 7.2, 8 5 13, 8 4 12 और 1 13, 7 7 14 और 1 15, ये हो गया। अब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 3 7 21, इधर आ जाएगा 15.33 प्लस x, यहाँ करोगे 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, इसको इधर लाके माइनस कर दो, 21.6 माइनस 15.33 और इधर ले जाके भी इसको माइनस कर दो। तो यहाँ से माइनस करो, 10 माइनस 3 7, 5 माइनस 3 2, 11 माइनस 5 6, यहाँ माइनस करोगे तो 10 माइनस 3 7, फिर 3 माइनस 3 0 और 13 माइनस 5 8। तो तीसरी रीडिंग है वो 6.27 से 8.07 इसके बीच में होनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पीएच लेवल है पानी का वो नॉर्मल है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी की वीडियो है इसको हम यहीं पर ही करते हैं फिनिश। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इसके अच्छे से समझ में आ गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ भी आप कहना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में हमेशा से आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।